हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है और सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू है जो लोग वेट करते हैं चैनल पे वीडियो अपलोड होने का, सबसे पहले देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो है SSC MTS के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अभी रात के 12 बजे MTS का फॉर्म आउट हुआ है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस फॉर्म के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसको भी हटा दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2023 के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग भी SSC करा दे, क्योंकि इसके अंदर एक ही एग्जामिनेशन है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका डिपार्टमेंट करने वाला है। काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ एग्जामिनेशन के अंदर से नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, अपडेट्स हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा उन सारे चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SSC MTS की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। SSC MTS बेसिकली, SSC तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है और MTS है आपका मल्टीटास्क स्टाफ। MTS एक ऐसी जॉब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे नीचे तबके की नौकरी होती है। इसके ऊपर SSC CHSL वाले होते हैं, उसके ऊपर CGL वाले होते हैं और उसके ऊपर UPSC वाले होते हैं। इस हिसाब से डिपार्टमेंट्स में हायरार्की होती है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हायरार्की है। हम यहाँ पे सैलरी, प्रमोशन और नौकरी किस टाइप की है, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट पहले नोटिफिकेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले डेट्स को देख लेते हैं। इसकी नोटिफिकेशन की डेट देखा जाए तो 18 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन निकला है और 18 जनवरी 2023 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 17 फरवरी 2023 रात के 11 बजे तक। और 19 फरवरी 2023 आपका फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है। करेक्शन डेट इसकी देखी जाए तो 23 और 24 फरवरी 2023 है। इसकी एग्जामिनेशन डेट देखी जाए तो अप्रैल 2023 इसका एग्जामिनेशन डेट है। ठीक है। करेक्शन विंडो का जिसको नहीं पता है उसको ही बता दूं, अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, फोटो अपलोड करते वक्त आपने कुछ गलती कर दी या फिर कहीं पे भी कोई गलती कर दी है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। करेक्शन विंडो खुलता है, सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगा। आप 200 रुपए एक्स्ट्रा फी पेमेंट करके यहां पर अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन विंडो में भी आपसे एक बार और गलती हो जाती है तो फिर भी आप एक बार और करेक्ट कर सकते हो। उसकी 500 रुपए आपको दोबारा से चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस के ऊपर आ गए हैं तो चलिए एप्लीकेशन फीस की बात यहां पे कर ही लेते हैं। तो जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ यहां पे फीस है जो कि 100 रुपए है। तो यहां पर अगर आप SC और ST कैटेगरी के हो तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और फीमेल तो किसी भी कैटेगरी की हो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। इसकी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका नोटिफिकेशन डाल चुका हूं। तो ये थी एप्लीकेशन फीस। अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। एक है आपकी हवलदार की और एक है MTS की। दोनों ही पोस्ट की सैलरी एकदम सेम है, प्रोफाइल में चेंजेस हैं। ठीक है। दोनों ही पोस्ट के अंदर सुपीरियर नौकरी कौन सी है, तो हवलदार वाली नौकरी थोड़ी सी अच्छी है, वो बताता हूं क्यों, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर MTS और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर चेंजेस होंगे। तो एक बार आप देख लीजिए दोनों के अंदर कितनी कितनी पोस्ट यहां पे अवेलेबल है। तो दोनों की बात करें तो MTS के अंदर 10,880 टोटल पोस्ट है आपकी और हवलदार के अंदर 529 यानी 529। अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म में आप इस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आप इस देश में कहीं के भी नागरिक को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इस बात को आप दिमाग में लेके चलना है। तो अपनी पोस्ट की डिटेल्स तो देख ली। अब हम यहाँ पे इन दोनों ही नौकरियों की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन सब कुछ देख लेते हैं। ये देखना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फॉर्म को भरते वक्त आपको अपना जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा फॉर्म के वक्त ही, और ये चेंज नहीं हो सकता। तो ध्यान से डालिएगा। 3 बातों को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले देखना है कि भाई आपको कौन से राज्य से नौकरी करनी है। यहाँ पे राज्य के हिसाब से कोई डोमिसाइल या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट, कोई भी लैंग्वेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नौकरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको कहीं पोस्टिंग कर देगा, लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग आप लेके चलो जनरली जो है उसी राज्य में रहती है जहां पर आप चुनते हो। ठीक है। तो यहाँ पे राज्य सबसे पहले आपको पसंद हो, हाँ भाई वहां पे नौकरी करनी है। दूसरा, वहां पे सीट्स हो, जो नौकरी आपको अप्लाई करनी है उस नौकरी की यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हो। नौकरी किस किस तरीके की है, तो 8 तरीके की यहाँ पे नौकरियां होती हैं। हवलदार जो इन सब में मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद आपका प्यून है, ड्राफ्टमैन है, जमादार है, JGO है, चौकीदार है, सफाई वाला है और माली। तो ये आपकी टाइप ऑफ पोस्ट है। ये पोस्ट आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको राज्य पता चलेगा और सीट्स लिखी होंगी, उस हिसाब से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। आप तुरंत जल्दीबाजी मत करिएगा, 4-5 दिन रुक जाइए,
नोटिफिकेशन और आएंगी, कुछ और नोटिस आएंगी, उसके बाद आप फॉर्म को भले अप्लाई करिएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगा पोस्ट के ऊपर। तो ये हो गई हमारी टोटल इस साल की वैकेंसी। 10,800 से ज़्यादा तो आपके एमटीएस में हो गई और 500 से ज़्यादा आपकी हवलदार की हो गई। तो ये दोनों मिला के 11,000 से ऊपर तो पोस्ट हो चुके हैं। तो कितने पोस्ट हैं पिछले साल के कंपैरिजन में हम देख लेते हैं। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 2021 में 7,300 थी, 2020 में तो 3,900 थी और 2019 में 9,000 थी। तो इन सारे साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा पोस्ट आई हुई है। और यही नहीं, जो एमटीएस की पोस्ट है ना, ये बढ़ने भी वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है पोस्ट। हवलदार वाली पोस्ट नहीं बढ़ेगी, उसके अंदर बता दिया गया कि हवलदार की पोस्ट की डिटेल्स तो यही है। जब तक डिटेल सामने नहीं आ जाती, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि जो एमटीएस की पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। मतलब 1,500 से 2,000 पोस्ट तो ईजिली बढ़ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। ये हो गई सारी पोस्ट की डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 तरीके की नौकरियां थी। सबसे पहले तरीके की नौकरी हमारी हवलदार की। हवलदार में भी 2 तरीके की नौकरियां, एक है हमारी सीबीआईसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर और दूसरा है हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर। ये दोनों ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक हवलदार की पोस्ट में ये दोनों नौकरियां और बाकी हमारी एमटीएस की मैंने आपको बता दिया। दोनों ही नौकरियां आपकी लेवल 1 की नौकरी है। तो सैलरी जो यहाँ पर आपके हाथ में बन के आएगी वो लगभग आप लेके चलिए, पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। आपकी कहीं पे अगर बहुत ही नॉर्मल जगह पे पोस्टिंग है, एचआरए नहीं बन रहा है, चूंकि 18,000 यहाँ पर आपका बेसिक पे ही है, तो 24 से 25,000 रुपये आप इन हैंड लेके चलिए, आपकी सैलरी मिलेगी। बहुत बड़े शहर में है तो 29,800 29,900 तक सैलरी मैंने देखी है जाते ही ज्वाइनिंग करते ही एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट्स की। तो सैलरी यहाँ पे ठीक ठाक है। जो आपकी पोस्ट है हवलदार की, उसको देख के एक्साइट नहीं हो जाना है कि आपको हवलदार की सैलरी मिलने वाली है या फिर उस लेवल की नौकरी है। पोस्ट का नाम हवलदार है बट ये लेवल 1 की ही आपकी नौकरी है, सैलरी वहां पर भी आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, एक बार प्रमोशन का देख लेते हैं। प्रमोशन क्या होगा, सबसे पहले आप एमटीएस बनोगे, मल्टीटास्क स्टाफ, 5 से 6 साल लगेगा। आप उसके बाद एलडीसी हो जाओगे, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद आप बन जाओगे असिस्टेंट यूडीसी, उसके बाद यूडीसी, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर बनते हैं आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये सेक्शन ऑफिसर में आप नॉन गेस्टेड ही रैंक तक रहोगे, गेस्टेड नहीं बन पाओगे। लेकिन बहुत अच्छा प्रमोशन का इसके अंदर चांस रहते हैं। 5-6 साल ही आपको एमटीएस रहना है, उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है यहाँ पे। और अगर आप हवलदार बनते हो तो ऑब्वियसली टैक्स डिपार्टमेंट में सब कोई काम करना चाहता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, अच्छी नौकरी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इज्जत जो समाज में कहते हैं वो चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा मिलने वाली हैं एमटीएस के कंपैरिजन में, इसीलिए लोग हवलदार की पोस्ट को ज़्यादा चुनते हैं। हाँ, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो ना तो लखनऊ वाले पे देखना, लखनऊ वाले में एक्स सर्विस मैन के लिए 19 पोस्ट है, तो ज़रूर उसके लिए अप्लाई करना। मैं कहूँगा एक्स सर्विसमैन वहाँ पे ज़रूर अपना ध्यान रखें क्योंकि अच्छी खासी वहाँ पे पोस्ट है हवलदार वाले रैंक के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोटा मोटी प्रमोशन। यही हवलदार का भी प्रमोशन इस हिसाब से सब इंस्पेक्टर लेवल तक उसकी प्रमोशन हो जाएगी, इंस्पेक्टर लेवल तक भी लोग कुछ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन वगैरह की डिटेल्स। तो पोस्ट की डिटेल्स के बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज और एजुकेशन दोनों की बात कर लेते हैं। एज का क्वालिफिकेशन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है 18 से 25 साल के बीच में। 18 से 25 साल का एज लिमिट है हमारा एमटीएस की पोस्ट के लिए और हवलदार की पोस्ट के लिए जो कि हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर है। ठीक है, तो सीबीएन हवलदार प्लस एमटीएस की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल के बीच में एज है। इसके बाद 18 से 27 साल की एज की क्राइटेरिया आपकी है हवलदार पोस्ट के लिए सीबीआईसी के अंदर, आपकी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और कुछ एमटीएस की भी पोस्ट है जिसकी 18 से 27 साल तक की एज की रिक्वायरमेंट है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और चीजें चुन रहे होंगे वहां पर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हाँ इस एज से इस एज के ब्रैकेट में लोग भर सकते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से पोस्ट में एज का क्या हिसाब है। ठीक होगी। एज की बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस फॉर्म को किसी भी पोस्ट के लिए इस देश का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th अपीयरिंग हो, 10th में बस अभी गए हो इस साल, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जो ये फॉर्म का प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट द्वारा, वहां पर आपको सर्टिफिकेट आपका देना है। मतलब कि यह कि एसएससी हम मान के चलते हैं कि 6 महीने से 7 महीने तक तो खींचेगा इन चीजों को, कितने भी फास्ट करे तो भी 6-7 महीने में अगर आप नेक्स्ट पास होने वाले हो 10th तो अप्लाई आप कर देना इस फॉर्म को। हाँ, ये बात ध्यान रहे कि 10th का आपको रिजल्ट ऑनलाइन आया हुआ नहीं, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके 10th क्लास के।
ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 10th में क्या परसेंटेज आए थे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से बोर्ड से हो आप, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड से हो, अप्लाई आप कर सकते हो। आप ओपन लर्निंग से या फिर पत्राचार से 10th पास किए हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक रत्ती भर का एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है 10th पास के अलावा। आपको समझ में आ गया इसकी सारी चीजें। इसके अलावा जो हवलदार वाली पोस्ट है ना, वहां पर फिजिकल क्राइटेरिया भी है, उसको हम एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर देख लेंगे। ठीक है, वही पैटर्न पे आपको बता दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे हवलदार के लिए अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये हो गया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में कि कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ नौकरी लगने वाली है और क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल पैटर्न है। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और पहले एसएससी करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका डिपार्टमेंट होगा ना, वहां आपको जाना है, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीच में एसएससी का काम यहाँ पे खत्म है, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक काम है। तो एक बार रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर दो आपके सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 2 पेपर हैं, सेक्शन 2 में भी 2 पेपर हैं आपके। ये अलग अलग दिन नहीं, एक ही दिन आपका ये पेपर हो जाएगा। टोटल ये 90 मिनट का पेपर होगा। सेक्शन 1 45 मिनट का, सेक्शन 2 45 मिनट का। सेक्शन 1 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। मेरिट लिस्ट सेक्शन 2 के ऊपर बनेगी, सेक्शन 1 के ऊपर नहीं बनेगी। लेकिन सेक्शन 1 को पास करना जरूरी है, जो फेल होगा ना सेक्शन 2 देखेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 आपका चेक होगा कि किसके कितने नंबर है। सपोज 100 में से 50 कट ऑफ गया हुआ है, तो 50 कट ऑफ से जिसका नीचे आएगा, भले उसका सेक्शन 2 में फुल भी मार्क्स आया हो, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सेक्शन 1 पास कर चुका होगा उसी का सेक्शन 2 के मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसके जोड़ने के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपकी। ठीक है, तो देख लेते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कौन कौन से पेपर हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 में, इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका मैथ का पेपर बेसिकली ये है। उसके बाद आपका रीजनिंग का पेपर है। कितने कितने क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के। और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट, 45 मिनट। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर होगा। दोनों आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम कितना मिलेगा? तो 45 मिनट्स इसको अंदर आपको ओवरऑल मिलेगा। और ध्यान रहे, 2 सेक्शन में अलग अलग पास होना है। सेक्शन के अंदर, पेपर्स के अंदर पास नहीं हो रहा है। मैथ में 0 आया हो भले आपके, लेकिन आपको 20 में से 20 स्कोर कर चुके हो रीजनिंग के अंदर, और आपका जो कट ऑफ है सेक्शन 1 को आप पार कर रहे होगे, तो आपका काम चल जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर पास होना है आपको। उसके अंदर जो पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स के अंदर पास नहीं हो रहा है, बस एक सेक्शन के अंदर आपको पास होना है। ये हमने सीएचएसएल में भी देखा था सेम चीज, और हमने सीजीएल में भी देखा था। ये आप पूरे के पूरे एसएससी में यही पैटर्न पे काम हो रहा है। तो ये रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हवलदार वाले पोस्ट के लिए याद है आपको फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। तो फिजिकल क्राइटेरिया और टेस्ट आपको दोनों बताया था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हाइट का रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल दोनों में ही 157 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए मेल के लिए, 152 चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए आपका मेल के लिए, और फीमेल के लिए बस वेट का रिक्वायरमेंट है कम से कम 48 kg चाहिए। 2 kg का रिलैक्सेशन भी है। और जो मेल का चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, उसका लंग्स चेक करते हैं इससे। इसके अलावा अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो 1600 मीटर 15 मिनट में भागना है। तो भागना नहीं है, इसको चलना कहते हैं। फीमेल का देखा जाए तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में चलना है। तो आप देख सकते हो फिजिकल क्राइटेरिया कुछ है नहीं, नाम का है, कोई भी पास कर सकता है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं बनने वाला इसके ऊपर। मेरिट तो रिटन टेस्ट के ऊपर ही बनता है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर कुछ और जानने वाला नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के ऊपर बनेगी। उसी से पता चलेगा कि आपको क्या रैंक मिला है, कौन सी पोस्ट मिली है। और ये पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस के हिसाब से ही मेरा मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए novornickel.in पे। मात्र 99 रुपए में, सिर्फ 99 रुपीज में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू या जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन आपके हों, सबके मॉक टेस्ट आप अनलॉक कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है novornickel.in। मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो उस मॉक टेस्ट को आप। और 57,000 से ज्यादा लोग मेरे चैनल के थ्रू जा चुके हैं, वहां पे यूज करते हैं। 70 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, अपडेटेड वेबसाइट है, हर चीज वहां पे आपको मिलती है। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के 21 पिछले साल के पेपर अवेलेबल हैं एज अ मॉक टेस्ट
देने के लिए। तो वहाँ पर आपके टोटल SSC MTS के 118 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें से 21 आपके पिछले साल के ही हैं। सेक्शन वाइज भी दे सकते हो आप, कई तरीके से वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो SSC MTS के अगर आप सीरियसली कुछ मॉक टेस्ट ढूंढ रहे होगे तो मेरी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, noornikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना आप गूगल भी कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, हमने पैटर्न को देख लिया। अब हम एग्जामिनेशन के अंदर बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी किताबें चाहिए इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिंगल बुक से इस नौकरी को बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। ये सारा का सारा जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ये अप टू 10th लेवल का ही है। अप टू 10th लेवल का तो सारा ही होता है, पर यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है, ये भी अप टू 10th लेवल का है, क्योंकि SSC के बाकी एग्जामिनेशन में 10th से ऊपर लेवल के आ जाते हैं, और मैथ भी, क्वांट भी अप टू 10th लेवल का है, वो भी उसके ऊपर लेवल का आपका नहीं आएगा। और उसी हिसाब से आप समझ के चलिए इंग्लिश का भी इसके अंदर थोड़ा सा लेवल नीचे ही रहता है, हाई लेवल नहीं आता है। तो बुक्स कौन सी बेस्ट है यहाँ पे? अगर आप सिंगल बुक ढूंढ रहे हो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो आप सिंगल बुक परचेस कर सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लेटेस्ट एकदम अभी निकली हुई बुक है ये, इसी SSC MTS के एग्जामिनेशन के लिए पहली बार लॉन्च हुई है। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुक में सब कुछ मोस्टली दिया हुआ है, और इस बुक से आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है, मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी करता हूँ। आप ये बुक ले लो, साथ में मॉक टेस्ट लगा लो, मेरे काम चल जाएगा। मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के आपको बुक लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बुक से सॉल्व करने का मन करता है, तो मॉक टेस्ट हटा दो, कोई बात नहीं। ये किताब ले लो गाइड, और साथ में दिशा की एक किताब आती है 112 रुपये में, जिसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से SSC MTS के पेपर्स दिए हुए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 7-8 साल के आपके पूरे पिछले साल के, उसके पिछले साल के सारे पेपर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से लगा सकते हो। फ्री सोर्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दूंगा SSC MTS के, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। PDF में मुझे पता थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रिंट कराएंगे भी तो पैसा लग जाता है, तो ये 100-112 रुपए में किताबें अच्छी हैं, आप इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आंसर की ही नहीं सॉल्यूशन भी दिया हुआ है अच्छे से, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो गाइड का प्लस जो हमारा प्रैक्टिस सेट की किताब है, इन दोनों को कॉम्बो आप बना लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट गारंटीड है कि निकलने वाला है, अच्छे से पढ़ लेते हो तो। या फिर आप मॉक टेस्ट के साथ भी कॉम्बो बना सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट इन दोनों के साथ भी ले सकते हो, कि आपको चेक हो जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है एग्जामिनेशन में, आप कहाँ ठहरते हो। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा सिंगल किताब की बात। अगर आपको मल्टीपल बुक चाहिए और आप SSC CHSL एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको CHSL के वीडियो में बताया था, वो बुक बेस्ट है, वो ले चुके होगे तो बहुत अच्छा है। नहीं लिए होगे तो बता देता हूं कौन सी किताब अच्छी है। अरिहंत पब्लिकेशन की राजेश वर्मा फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, आंख बंद करके परचेस कर लो। अर्थमेटिक की मास्टर किताब है SSC CHSL SSC MTS के लिए, इससे अच्छी किताब ही नहीं है मार्केट में। सेकंड बुक हमारी आ जाती है इंग्लिश के अंदर जो बुक यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, SP बख्शी की इंग्लिश या फिर एसेंशियल इंग्लिश। दिशा पब्लिकेशन की एसेंशियल इंग्लिश है, SP बख्शी आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, जो सस्ती मिले आप ले लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग पे यहाँ पे मोटी किताब मत परचेस करना, बहुत शॉर्टकट्स इन रीजनिंग करके किताब है, बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और इस तरीके के एग्जामिनेशन के लिए रामबाण किताब है, उससे अच्छी किताब है ही नहीं, आप लगा के चलो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, फोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा। शॉर्टकट्स इन रीजनिंग बुक का बहुत अच्छी किताब है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के जो यहाँ पे पार्ट है, लूसेंट की जीके थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उसके लिए, क्योंकि अप टू 10th क्लास के अंदर ना ही इन डेप्थ आपका हिस्ट्री पढ़ना है, ना ही इन डेप्थ ज्योग्राफी पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा ऊपर से लूसेंट की किताबें पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा यहाँ पे बेसिक का, ठीक है। सिविक्स का जो पार्ट होता है वो अप टू 10th में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो सिविक्स का पार्ट थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे जो लूसेंट सॉल्व नहीं करवा पाएगा। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ लेना सिविक्स से रिलेटेड, सिविक्स मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं समाज में, आप वो पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं आता है, बट सिविक्स के कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। कुछ भी बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अगर आप सिर्फ MTS की तैयारी कर रहे हो तो CHSL की तैयारी कर रहे होगे ना, तो बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है, फिर आप सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से, तो दोनों तैयारी आपकी हो जाएगी। तो लूसेंट की आपकी जीके आपने पढ़ ली, करंट अफेयर्स आप गूगल करके पढ़ लो, वरना मैं करंट अफेयर्स के PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। 2-4 महीने की कम से कम लेटेस्ट आपको पता होनी चाहिए, और 6 महीने के पता हो तो बेस्ट है। तो ये आपको हो गया सारा का सारा बुक्स, इससे ज़्यादा बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है MTS के एग्जामिनेशन के अंदर। जो चीज़ें बताई हैं ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन इन्हीं मटेरियल को प्रैक्टिस करना ज़्यादा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ तक बात आ गई है, तो कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर की, भाई बिहार का कट ऑफ 93 गया था, किसी का 90 तक टच नहीं किया था, शायद 88 गया होगा लास्ट
इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट था, बट 93 कट ऑफ गया था 18 से 25 साल की नौकरी वालों में। ठीक है, 18 से 27 साल की जो नौकरी होती है ना, उसमें कम कट ऑफ जाता है। 88 गया था आपका बिहार के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। कितना ज़्यादा, इसका कंपैरिजन आप इसी से कर लो। दिल्ली में भी कॉम्पिटिशन बराबर होता है और दिल्ली में 76 कट ऑफ था। तो मैं तो कहूँगा अगर आप बिहार अवॉइड करो तो ही अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो मैं कहूँगा उस राज्य को छोड़ करके कहीं और से अप्लाई करना। कर्नाटका में वो 67 आपका कट ऑफ था, तो बहुत अच्छे अच्छे कट ऑफ है किसी किसी राज्य में। मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा कट ऑफ, एक बार आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सिलेबस को देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ जो आपका है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हर चीज़ में इंक्लूड कर रहे थे ना एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, 10th के सिलेबस होने के बावजूद यहाँ पे नहीं किया गया है प्रोबेबिलिटी। तो क्वांट का नॉर्मल आपका जो एसएससी का सिलेबस होता है वही सिलेबस है, बट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लोअर होगा। रीजनिंग का भी आपका सिलेबस सेम है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर मैंने आपको बताया था, देखो लिखा हुआ है सामने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर और सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सिविक्स का पार्ट थोड़ा सा कभी कभी टिपिकल आ जाता है। इसके बाद जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज भी आपका टॉपिक है, ये सारे 10th स्टैंडर्ड लेवल के ही आएंगे। उसके बाद जो आपका इंग्लिश है वो भी अप टू 10th लेवल का ही आएगा, थोड़ा सा आपका लोअर लेवल होगा एसएससी सीएचएसएल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। आई थिंक हर पॉइंट पे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।